इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि उर्दू के अफसानवी अदब में मंटू का नाम बड़ा अनोखा, अलबेला और हिजान अंगेज है। और ये भी हकीकत है कि मंटू वो फनकार अफसाना निगार है जिसे तकरीबन हर तबके फिक्र ने पढ़ा, रद्द किया और फिर कबूल भी किया, गालियाँ दी और फिर गले से भी लगाया। हद ये है कि इब्तिदा में चोरी छुपे और अब तो खुलेआम उस अशराफिया तबके ने भी बढ़ चढ़ कर चटखारे लिए जो कभी मंटू की जिनसियत और फहाशी के शदीद शाकी और मुखालिफ हुआ करते। जिंदगी के दौरे के बाद तरक्की पसंदों ने भी उसे रांदे दरगाह करना चाहा जो रोशन ख्याली और हकीकत निगारी का दम करते थे। लेकिन वक्त ने बड़ी हद तक ये फैसला कर दिया कि आज रेप चंद के बाद मंटू से ज़्यादा बड़ा हकीकत निगार अफसाना निगार कोई समझा ही नहीं आ सकता, शायद तरक्की पसंदों में भी नहीं। हालांकि मैं मंटू को इससे अलग करके देख नहीं पाता। गरीबी और मुफलिसी का जिक्र करता है जिसको माथू, कालू भंगी, नन्ही की नानी जैसे खुले और बेआब और रंग किरदारों में रंग भरना जुर्रतमंदाना कदम है। इससे बिलाशुबा उर्दू अफसाने में किरदार साजी और हकीकत निगारी के मुतअद्दिद ताबनाक पहलू उजागर हुए। लेकिन मंटू की हकीकत निगारी दो कदम और आगे की थी। उसने न सिर्फ दिलखराश और शफ़ाफ हकीकतें पेश की बल्कि हकीकत निगारी के ताल्लुक से नए नए सवालात खड़े किए, नई नई उलझनें और साथ ही कुछ नदामतें। लेकिन ये भी हुआ कि इन्हीं हवालों से हकीकत निगारी के नए नए पहलुओं ने जन्म लिया, पहलू दर पहलू जो मंटू के अलावा कोई और दे न सके। शायद इसीलिए कि मंटू के अफसाने बंधे के अंदाज से उसूल और नजरियात की पाबंदी नहीं करते बल्कि पूरे फिक्रीपन और फनकाराना अंदाज के साथ फर्द और मुआशरे को न सिर्फ पेश करते हैं बल्कि बरहना भी करते हैं। मंटू का फन और उसका जहन इस ख्याल पर यकीन नहीं करता कि बरहना मुआशरे की रफूगिरी की जाए। वो नकाब कुशाई नहीं बल्कि चीरा दस्ती और वफाक हकीकत की पेशकश पर यकीन करता है। और यहीं से वो दूसरे अहम तरक्की पसंद अफसाना निगारों से मुख्तलिफ हो जाता है। इस इख्तिलाफ को कदरे नज़ाकत और गहराई से समझने की ज़रूरत है। मंटू ने जिनसियात पर अफसाने लिखे, मंटू ने फसादात पर अफसाने लिखे। खाम ख्याल है कि ये दोनों मौज़ूआत ही मंटू के महबूब मौज़ूआत हैं, लेकिन ये बात पूरे तौर पर सच नहीं है। मंटू ने हयात मुआशरा के नाजुक और बामाल मौज़ूआत को मिनोअन पेश करने की कोशिश की। इन वाक़यात और अफराद तक अपने आप को पहुँचाने की कोशिश की है जहाँ महज़िब समाज की नज़रें नहीं पहुँच सकती। यहाँ मैं मंटू के मशहूर अफसाना बाबू गोपीनाथ का जिक्र बतौर ख़ास करना चाहूँगा। हरचंद के अफसाने पर खूब लिखा जा चुका है। उर्दू के मुमताज़ और बालिग़ नज़र नक़ाद वारिस अलवी ने इस अफसाने पर एक नहीं 8 ऐसे मज़ामीन लिखे हैं कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं। ताहम इस अफसाने का इंतखाब एक मजबूरी है क्योंकि मंटू का वो मशहूर अफसाना है जिसमें बराह रास्त न फहाशी है न फसादात। मंटू की इस कहानी का एक अहम किरदार अब्दुल रहीम सैंडो ने मंटू का तारुफ कराते हुए कहा, बाबू गोपीनाथ तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर के हाथ मिला रहे हो। जब ये लिखता है तो धर्म तख्ता हो जाता है, ऐसी कंटिन्यूटी मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। धड़म तख्ता, एंटी की पैंटी को जैसे अल्फाज महज लुत्फ लेने या चौंकाने के लिए नहीं बल्कि उस फक्कड़ फटीचर माशरे की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें सैंडो जैसे चापलूस और अयाश तबके के लोग रहते हैं। बज़ाहिर इन अल्फाज के माने कुछ न हो लेकिन मंटू की ज़हानत व शरारत बल्फाज दीगर खलाकियत ने न सिर्फ दिलचस्पी बल्कि हक़ायक़ की तलख़ी भी बेबस कर दी। यही सैंडो बाबू गोपीनाथ का ताल्लुक यूं कराता है। आप हैं बाबू गोपीनाथ,
बड़े खाना खराब। लाहौर से जहां घुमाने बम्बई तशरीफ लाए हैं और साथ एक कश्मीर की कबूतरी है। यही नहीं बल्कि चालाक सैंडो ये भी कहता है नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। नंबर 1 बेवकूफ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनको मटका लगाकर पैसा बटोरते हैं। बड़ी एंटी फ्लूडियम किस्म के आदमी हैं। कहानी की इब्तिदा में अब्दुल रहीम सैंडो, गफ्फार सानी, गुलाम अली जैसे किरदारों की आमद और इजहार जोर शोर से होता है, लेकिन खामोश बज़ाहिर बेवकूफ़ बाबू गोपीनाथ अपने टुकड़ों टुकड़ों में हुए तारुफ के साथ अजीब व गरीब अंदाज से कारी के जहन में दाखिल होता है। यही मंटू का कमालेपन है कि वो हकीकत को रास्त अंदाज में, कम किस्तों में, कहीं लतीफ़ पैराए में और कहीं खुरदुरे अंदाज में ज़्यादा पेश करता है। कहीं ये भी होता है कि ये दोनों तरीक़े फन बाहम कुछ इस अंदाज से मतगम व मुतसादिम होते हैं कि फ़र्द और मुआशरे के मुतदाद पहलू एक अजीब सी बरहना शक्ल में कभी पुरकैफ और कभी बिलादार सूरत में नमून पजीर होते हैं और इस तरह गौर व फिक्र का सिलसिला उमड़ने लगता है। ये अलग बात है कि सैलाब में खारापन और तेजाबियत ज़्यादा होती है। फिर जीनत का किरदार आता है। कश्मीर की खर्रान नायिका की भोली भाली मासूम सी लड़की, अल्लड़ और नातेजुबाकार। और फिर सरदार बेगम यानी सैंडो की बेगम, शादीशुदा, तजुर्बाकार, मंटू की ज़बान में उसकी आंखें सूखी और बेहयाई मुतशर्रफ, जिसकी वजह से उसका शौहर उसे एंटीक ब्यूटी कहते हैं। इस कहानी में वो एक अलग अंदाज में खामोश तमाशाई। हमारी खैर बात यह है कि वो सरदार बेगम के नहीं बल्कि जीनत के मुंह बोले भाई बनते हैं। इन दिलचस्प मुकालमों और किरदारों की भीड़ में बाबू गोपीनाथ अपनी खामोश हरकतों और सौ की नोटों से खुद तारुफ कराता चलता है। गोपीनाथ के बाप उसके लिए 10 लाख रुपए छोड़कर मरे, लेकिन गोपीनाथ वाकई खाना खराब है। लाहौर की तमाम तवाइफों से कंटिन्यूटी रह चुकी है। जीनत भी इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन वही अय्याश व बदकिरदार गोपी जीनत की शादी किसी शरीफ व माकूल मर्द से करवा देना चाहता है। उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मोटर भी, मकान भी। गोपीनाथ का ये जज्बा मंटू को हैरान करता है, लेकिन गोपीनाथ जो वज़ाहिर अहमद है, मासूमियत से कहता है, मंटू साहब, मैंने आज तक किसी से मशवरा नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूँ। इसलिए कम अज़ कम उनमें इतनी अकल तो थी जो मुझ में ऐसी बेवकूफ़ी को शनाख्त कर दिया जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से फकीरों और कुंजरों की सोहबत में रहा। मुझे उनसे कुछ मोहब्बत सी हो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है जब मेरी दौलत खत्म हो जाएगी तो मैं किसी तकिए में जा बैठूंगा, रंडी का कोठा और पीर का मज़ार, बस ये जगह हैं जहां मेरे दिल को सुकून मिले। रंडी का कोठा तो छूट जाए इसलिए कि जेब खाली होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में हजारों पीर हैं, एक मज़ार पर चला जाऊंगा। रंडी के कोठे और तकिया आपको क्यों पसंद है? इसलिए कि उन जगहों पर फर्श से लेकर अर्श तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहे उसके लिए इनसे अच्छा मुकाम और क्या हो सकता है। एक तरफ बहमक बोबाश किरदार का ये रुख देखिए और दूसरी तरफ इसी कहानी का एक किरदार शफीक तौसीफ को मुलाहिजा कीजिए, जो मुमताज़ गायक है, बदरसंग है, समाज में इज्जत तो है, लेकिन बकौल मंटू कम लोग जानते हैं कि 3 सगी बहनों को एक के बाद दीगरे 3-4 साल के वक्फे के बाद नाश्ता बनाने से कबल उनका ताल्लुक उनकी माँ से था।
یہ بھی مشہور ہے اس کی اپنی پہلی بیوی جو تھوڑے عرصے میں مر گئی تھی، اس لیے پسند نہیں تھی کہ اس میں طوائفوں جیسے غمزے نہیں تھے۔ یہی توسیع صاحب اپنی ماہر الکلامی اور خوش گفتاری کی وجہ سے زینت کے قریب آنے لگتے ہیں، جس کو سینڈو کی بیگم یوں تاڑتی ہے جیسے خلیفے کھاڑے کے باہر بیٹھ کر اپنے پٹوں کے درویش کو دیکھتے ہیں۔ گوپی ناتھ چاہتا ہے کہ زینت کی شادی توسیع سے ہو جائے، لیکن توسیع یہ کہہ کر انکار کرتا ہے۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، مگر افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو ادھر کے چلے گئے مجھے کوئی کیفیت نہیں ہے۔ بالآخر حیدرآباد سندھ کے ایک دولت مند زمیندار غلام حسین سے زینت کی شادی ہو جاتی ہے اور کہانی ایک عجیب کلائمیکس کے ساتھ ختم ہوتی ہے جو منٹو کا خاصہ ہے۔ اختتام ایک معصوم لیکن دلخراش حقیقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وہ منٹو جس کہانی میں ادیب ہے، صحافی ہے، شریف انسان ہے، وہ ایک دم زہر ہو جاتا ہے۔ اب وہ گوپی ناتھ جو احمق ہے، اوباش ہے، انسانیت کا سبق سیکھتا ہے اور منٹو کو بھی سکھاتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہتا ہے، منٹو صاحب، میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں۔ زینت کا مذاق اڑانے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوگا۔ بابو گوپی ناتھ کے لہجے میں وہ حقیقت جو اسے مجھ سے تھی زخمی نظر۔ اسے پیشکش میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں۔ اس نے بڑی خلوص کے ساتھ زینت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر بابو گوپی ناتھ نے بھیگی آنکھوں سے میری طرف تم نے ملامات کی، بہت دکھ بھری ملامات۔ عیاش و اوباش بابو گوپی ناتھ چلا نہیں جاتا بلکہ اپنی پوری انسانیت کے ساتھ قاری کے ذہن پر مسلط ہو جاتا ہے، صرف اپنے عجیب و غریب کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ سماج کی آڑی ترچھی اور پوشیدہ حقیقت کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے جو اس نے تمام تر جہالت و کمیندی کے باوجود ظلم اور شریف النفس منٹو کو دیا۔ والد علوی نے اچھی بات لکھی ہے، ظاہری اخلاقیات سے ماورا بھی ایک چیز ہے جو گوہر کرام آیا ہے، اور وہ ہے انسانیت اور معصومیت۔ منٹو کیسے جان سکتا تھا کہ اگر گوپی ناتھ سے یہ نہ بتاتا وہ کردار خود ذریعہ ہوتے ہیں فنکار کے عرفان افراد بخشنے کا۔ اچھا ہوا کہ گوپی ناتھ نے دادا کی دنیا میں جنم لیا اور تعلیم ہم سب عرفان حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، بڑے فنکار کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جہنم کا بیان باہر سے نہیں کرتا، اندر سے کرتا ہے، اور اس میں وہ خود بھی جھلستا ہے اور چلتا ہے۔ ممتاز شیریں اس افسانے سے منٹو کی افسانہ نگاری کا دوسرا دور شروع کر دیا۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے قبل منٹو محض تماشائی تھا، لیکن یہاں سے کی وفادی میں اپنے آپ کو برابر سے شریک کرتا ہے اور دوسرے کرداروں کی طرح اپنے آپ کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ حقیقت نگاری کی جرات اردو افسانے میں کم نہیں ہے۔ وہ منٹو جو اس افسانے میں نیک اور شریف ہے اور حالات و کردار کا خاموش کا مشاہد ہے، اسی منٹو پر طرح طرح کے الزام لگتے ہیں۔ منٹو بدنام افسانے نگار ہے، منٹو فیش نگار ہے، منٹو کے دماغ میں خلل ہے، وہ ضدی ہے، وہ بددماغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر منٹو خود کیا کہتا ہے اسے بھی موضوع کیجیے۔ زمانے کے اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیں۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں۔ میرے تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے مسلوب کیا جاتا ہے دراصل موجودہ نظام کا سماجی نظام کے نقائص پر تو بیشتر ترقی پسند افسانے نگاروں نے افسانے لکھے اور وہ بھی کیے، لیکن منٹو ان سب سے الگ ہے۔ یہ لا کیا ہے یا لاتی کس کس کی ہے، یہ وہ سوال ہے، وہ نازک فرق ہے جو ہر ایک کے قابو میں نہیں آتا۔ اگر منٹو محض نظام کی پلٹ ہے، بے ترتیبی و ناہمواری پر افسانہ لکھتا تو شاید وہ پورا ترقی پسند افسانہ نگار ہے۔ اگر کیا سچ یہ ہے
कि खुद तरक्की पसंद किसी बंदित के महफिल का नाम था। इसीलिए मंटू खुद अपने आप को तरक्की पसंद कहता है, लेकिन हंगामा पसंद नहीं। उसने माशरे के अंदर बेबस इंसानी हकीकतों और ज़हनी रवाइयों को समझने की गुण है और बुद्धियों को उलझाने व सुलझाने के तौर तरीके समझने और समझाने की कोशिश की, जहाँ दिगर लोगों की नजरें आसानी से नहीं पहुंचती। माशरे की नाहमवारियाँ और इंसानी जबलात के पेश और खम जब बहम मुद्गम होते हैं तो एक नई हकीकत जन्म लेती है। बढ़ाना और बेरहम हकीकत मुँह फैलाने लगती है। मंटू की बारीक और पूरी निगाह ऐसी के पेचीदा बाजारी का दिखाई देने वाली हकीकतों पर जाती है और मंटू उसे पूरे फनकाराना अंदाज में पेश कर देता है। हकीकतों की राज बयानी फिक्री सतह पर एक मुस्तहसन अमल तो है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पेचीदा व जोलीदा हकीकतों को उसी फिक्र फन के साथ पेश किया जाए जैसे कि मंटू करता है। जाहिर है कि कोई मामूली अमल नहीं, संजीदा बात को संजीदा तरीके से कहना मुस्तहसन अमल जरूर है, लेकिन इससे फनी हकीकत क्या है? क्या कीजिए कि उल्टा और बड़ा फन संजीदगी से पेचीदगी की तरफ नहीं जाता, बल्कि पेचीदगी से संजीदगी और सरासत की तरफ जाता, क्योंकि अच्छा और बड़ा अदब हमेशा मुश्किल से आसान की तरफ जाता है। आज से काफ़ी अर्सा कबल मुमताज़ नाफिज इबादत बरेलवी ने मंटू की हकीकत निगारी पर एक मजमून लिखा था, जिसमें उन्होंने मंटू की हकीकत निगारी को जदीद मफहूम से गैर अहम करार दिया था, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये जानते हुए कि हकीकत निगारी का तस्वुर जदीद नज़रियात से हम आहम नहीं है, जी चाहता है कि इसको हकीकत निगारी से ताबीर किया जाए। इस तवील मजमून में वो लिखते हैं, इंसान और इंसानियत की आवाज़ जगह जगह उसके यहाँ सुनाई देती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो इस ज़िंदगी के सामाजिक पहलू से गहरा शऊर ना रखता था। ये गलत फहमी गालिबन मंटू के ज्ञान से होती है, जिसमें वो साफ तौर पर पड़ता है। मैं तहजीब तमद्दन और सोसाइटी की चुनिया क्या उतार रहा जो है ही नहीं। हाँ, मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश नहीं करता, ये काम मेरा नहीं, ये काम दर्जियों का। मंटू के ऐसे तल्ख और शीरीन बयानात ने खासी गलतफहमी फैलाई और अक्सर नक्कालों के कलम से वो मासूम भी हुआ है। इबादत बरेलवी लिखते हैं, इस हकीकत का वजूद अपनी जगह बाकी इस सोसाइटी इंसानी है। तहजीब व तमद्दुन की बरहना है, उसको कपड़ा पहनाने का काम अपने जिम्मा लेना चाहिए। इस काम को दर्जियों के सुपुर्द करके कोई अच्छी बात नहीं। इसके बावजूद मंटू की हकीकत निगारी पर लिखते हुए इबादत बरेलवी ने रूमानियत और मावराइयत पर बहस उठाकर खुद हकीकत शनासी के नए रूप का जवाब पेश कर दिया। बाकी बहुत सारी बातों का जवाब वारिस अलवी ने अपनी किताब मंटू इस मकाले में दिया है, इसलिए मैं यहाँ कोई गाली बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ वारिस अलवी के जुमले दोहराना चाहता हूँ। मंटू की बेलाग और सफाक हकीकत निगारी ने बेशुमार अकायद, मुसल्लमात और तसव्वुरात को तोड़ा और हमें शोला हयात को बरहना उंगलियों से छूने की जुर्रत अता की। मंटू के ज़रिए हम पहली बार उन हक़ाइक़ से आश्ना हुए जिनका सही इल्म न हो तो आदमी नर्म व नाजुक और आरामदेह अकायद के महफूज तहरीर में छोटी मोटी शख्सियतों में तब्दील होता है। अलगरज मुद्दा ये है कि ये हकीकत वो होती है जो आदर्श और रूहानियत के दरमियान से टूटती है। एक हकीकत वो होती है जो उसूल व आदर्श से परे माशरे के अंदरून में पैबंद होती है, जो उमूमन पहली नज़र में दिखाई नहीं देती। ये ख्याल ये भी है कि सच्ची खरी हकीकत या बरहना हकीकत इन दोनों से टकराती और अक्सर मुतखालिफ रवैया अपनाकर एक अलग राह इख्तियार करती। शायद यही वो नाजुक मोड़ है जहाँ मंटू तरक्की पसंद अफसाना निगारों से अलग होता है। जो लोग सिक्काबंद समाजी हकीकतों और इखलाकी रवैयों से अपने आप को अलग कर नहीं पाते, अक्सर वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं जैसी कि आदर्शवादी अपने तखय्युल में सजाते हैं, और इतनी भयानक और मायूस कुन भी नहीं
جتنی باز قنوتی اور افسردہ دل قرار دیتے بقول ایج فاسٹ، سچی حقیقت تو ان دونوں کے درمیان ایک گھڑی ہے۔ ہر خلاقانہ و فنکارانہ حقیقت ایک ادبی کرشمہ ہے جو انتخاب اور تخلیق کے حوالوں سے اپنے اصل روح کو قائرین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تخلیق کی سطح پر حقیقت کو پورے آدرش یا پورے آدرش کو حقیقت پانے میں تکلف محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حقیقت کے اب کئی روپ ہیں، وہ ٹھوس ہوتے ہیں اور خیال بھی، وہ ثابت ہوتے ہیں اور فعال بھی۔ اس وقت کون سی حقیقت اور کون سی شے اہم اور غیر اہم ہے، یہ طے کر پانا بہت مشکل ہے۔ بابو گوپی ناتھ، محمد بھائی، ایشور سنگھ یا منگو کچمان، ان برے اور معمولی آدمیوں میں اچانک نیکی کا فرشتہ جاگ ہوتا ہے اور سفید پوشوں کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے۔ شریف انسانوں میں شرافت اور ذلیل انسانوں میں ضلالت تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن برے سے برے انسان میں انسانیت اور اچھے انسان میں خباثت کو دیکھ پانا اور دکھ پانا پیچیدہ حقیقت کی تلاش ہے جو کسی طرح بھی آسان نہیں۔ پھر محال ہے جو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ کردار مرد ہوں کہ عورتوں کے، منٹو کے یہاں ایسے برے بکھرے اور پامال کرداروں کی بھیڑ لگی، لیکن اس میں چونکا دینے والی بلکہ رونگٹا کھڑے کر دینے والی حقیقتوں کی نئی دنیا، نئی گتھیاں، انسانی نفسیات کی پیچیدہ تر الجھنیں و اذیتیں، جذب و پیوست۔ منٹو کی یہی حیات ہے، یہی کائنات اور یہی جمالیات ہے۔ منٹو کے یہاں جنس اور فسادات کو بھی اس سے الگ کر کے دیکھ پانا نہایت مشکل ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ منٹو کی تلاش حقیقت میں ایک بغاوت تھی۔ بغاوت، ضد اور تلخی، کچھ اس کے ذاتی حالات نے بھی اسے تلخ بنا دیا تھا، کچھ یہ بھی کہ 20ویں صدی کی چوتھی اور 5ویں دہائی تک پہنچتے پہنچتے کلاسیسزم اور رومانیت کے خلاف واقعیت نگاری اور معاشرتی حقیقت نگاری کا ایک نیا رجحان شروع ہو چکا ہے۔ انگارے کے بعض افسانے اور بعض دیگر حقیقت پسند افسانے اس کا بگل بجا چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نئی حقیقت نگاری کے اس رجحان میں منٹو ذاتی، سماجی اسباب و عوامل اور محرکات کی بنا پر ان سب سے الگ تھے، اور شاید سب سے جابر اور شفاف بھی، جہاں فرد اور معاشرے دونوں کی تلخیاں کمزوریاں ایک ہو جائیں، ضد اور جرات فکر و فن کا ناگزیر حصہ بنے، وہاں فنکار کا بھی فرد اور معاشرے کے تئیں عمیق اور گہرا مطالعہ اور مشاہدہ افراد سے قریب ترین رشتہ استوار کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو افسانہ نگار اپنے ذہن اور افسانہ اپنے مرکز سے بکھر جائے۔ اس لیے کہ افسانے کی شکل یا فن من مانے ڈھنگ سے ارتقا نہیں پاتے، بلکہ نفس افسانہ سے جذباتی اور گہرے طور پر وابستہ ہو کر نمو پذیر ہوتے ہیں۔ فن کی قدر شناسی اور سماج اور سیاست کا بالواسطہ یا بلا واسطہ دخل تو ہوتا ہی، لیکن اس سے زیادہ اس کا دار و مدار اس حقیقت پر ہوتا ہے جسے فنکار نے دونوں حوالوں سے اپنے باطن میں جذب کیا، اپنے فکر و فن کا ایک حصہ بنایا۔ اگر کوئی فنکار صحیح معنوں میں ترقی پسند اور حقیقت پسند ہے، اس کا تعلق نچلے طبقے اور اس کے کرداروں سے نفسانہ و ہمدردانہ ہے، تو اس حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے بے شمار راستے کھلتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ بعض راہیں براہ راست کی مصداق ہوتی ہیں اور بعض پر گمراہی کا الزام لگ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں حقیقتیں ایک ہی سکے کے دو رخ۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حقیقتوں کے اس نازک فرق کو کس قدر اور کس طرح گرفت میں پیش کیا، حقیقت کا سچا اور تیکھا عرفان کس طرح حاصل کیا جائے، یہ بحث طلب مسئلہ ہے اور غور طلب۔ منٹو سے متعلق وقار الدین، حسن عسکری، ممتاز شیعہ سے لے کر والد علوی تک نے بڑی درد نگاری کے ساتھ منٹو کی حقیقت نگاری کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یہ سوال ضرور برقرار ہے کہ کیا مکمل منٹو سمجھ میں آئے گا، یا منٹو کی تمام حقیقتیں تہ در تہ آشکار ہو گئی،
जिस दिन मुकम्मल मंटू समझ में आ जाएगा उसी दिन मंटू की मौत हो जाएगी। अलबत्ता ये जरूर है कि जैसे जैसे समाज की नाहमवारियाँ, कमीनगी, हरामजदगी गुरुतर होती जाएगी और माशरे के अंदरून का पेचीदा और गलीज हिस्सा बनती जाएगी, मंटू की तादाद मानियत के दरवार होते जाएंगी और नित नई हकीकतों से पर्दे सरकते जाएंगे। बड़े फन और फनकार की यही असल पहचान होती है कि हर दौर में उसकी मानियत नित नए अंदाज अनोखे जाविये से होती है और वो हर अहद का साथ निभाता है। मंटू की अजमत का भी यही राज है। चलते चलते एक सवाल और, क्या वजह है कि आज के अफसानों में इंसान शनासी, हकीकत निगारी का ये रंग नजर नहीं आता और वो किरदार भी नजर नहीं आते जो सिर्फ मंटू ही के ही नहीं पूरे अफसानवी अदब के लाजवाब किरदार। ये इतराफ कि आज के नए नए उलूम, फनून, इंकशाफात और तजुर्बात ने नए नए रूप ले लिए। दुनिया इल्म और खबर का मंबा बन गई है। हकीकत निगारी का वो रुझान और मैलान भी नहीं रहा जो मिंटू और उसके हमअसरों के दरमियान था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आज के अफसानों में मंगो कुचवान, मोहम्मद भाई, गोपीनाथ, कालू भूंगी, कचरा बाबा, केसो माधो जैसे मर्द किरदार और धनिया, लाजवंती, सौगंधी, दाईसरी, आपा जैसे औरतों के किरदार दूर दूर तक नजर नहीं आते। उर्दू अफसाने के ये सारे हीरो कहाँ गायब हैं? ये हीरोइनें कहाँ रूठ गई हैं? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? ये ख्याल मबनी पर हकीकत है कि आज के अफसाने लम्हाती और अक्सर सतही नमों के अक्स पेश करते हैं जो उन्होंने अपनी दूसरी नजर से देखा। उर्दू अफसाने में हकीकत निगारी का इर्तिका कैसे और जज्बात निगारी और किरदार निगारी की तौसीफ किस तरह हो? मजमूई तौर पर आज के अफसानवी अदब में अवामी और इंसानी इर्तिका के फन का दायरा कैसे वसीतर हो? इन सवालों का जवाब इंसानी और अखलाकी बसीरतों की आग में जले और पिघले बगैर नहीं मिल सकता। जैसा कि मंटू जला और पिघला और फुकार की तरह जिंदगी बदलती है। तभी तो मुमताज शीरी लिखती है, भाषा की बदसूरती और गंदगी उसने बहुत करीब से देखी और जिंदगी के जहरात को इस तरह चखा कि उसकी तलखी काम व दहन से गुजर कर रगों पैक हो गई। जिंदगी के मुशाहिदे और तजुर्बात में मंटू ने अपने आप को पूरी शमों की तरह निभाया और जिंदगी के ऐसे पहलुओं को पूरी जुर्रत, बेबाकी और बेरहम सदाकत के साथ पेश किया जिन्हें छूने की हमारे यहाँ बहुत कम कीमत हो सकी।